Good morning. Let's continue our chapter, History, the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. That in this our topic is the making of nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण या द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में बनाना या उसका निर्माण करना या क्रिएट करना. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. If you look at the map, अगर आप mid-18th century Europe, you will find if you look at the map of, अगर आप मैप mid-18th century यूरोप का मैप अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? Find that there were no nation states. वहाँ नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे, मतलब वहाँ पे कोई नेशन स्टेट नहीं थे. यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं थे जिन्हें आप आज जानते हो. यूरोप में कोई ऐसे नेशन स्टेट नहीं थे. एंड वी नो देम टुडे. व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, व्हाट वी नो टुडे एज, हम कौन कौन से स्टेट को जानते हैं? We know what we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose rulers had their autonomous territories. रादर कि जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के जिन्हें हम आज जानते हैं जर्मनी के रूप में, इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, वे तब क्या होते थे? वे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम. वो डिवाइडेड थे किंगडम्स में. वे पहले क्या थे? वो पहले डिवाइडेड थे किंगडम्स में, डचीज में एंड कैटन्स में बटे हुए थे. वो पहले किस में डिवाइड थे? वो किंगडम्स में डिवाइड थे, डचीज में डिवाइड थे और कैटन्स में डिवाइड थे. और whose rulers had their autonomous territory. और उनके जो रूलर्स थे वो ऑटोनॉमस थे. उनके जो रूलर्स थे उनका ही राज था उनकी टेरिटरीज पे. उनके रूलर्स का उनकी टेरिटरीज पे पूरा कब्जा था. एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की. और ऑटोक्रेटिक मीन्स कि एक ही पर्सन का शासन होना. एंड विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल. ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप थे वह अंडर, मतलब ये दोनों ही ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में थे. विद इन द टेरिटरीज थे ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल. आप कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न थे और जो सेंट्रल यूरोप के जो लोग थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में थे. और विद इन द टेरिटरीज ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में थे. और इन टेरिटरीज में तरह तरह के डिफरेंट पर्सन रहते थे. मतलब लिव डाइवर्स पीपल इस टेरिटरीज में रहते थे. डाइवर्स पीपल रहते थे इस टेरिटरीज में. एंड
they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. They did not see themselves. वो अपने आप को ऐसे they did not see. वे अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या किसी या कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर को शेयर नहीं करते थे, कॉमन कल्चर का पार्ट नहीं थे। या आप कह सकते हो कि वो अपने आप को एज शेयरिंग, मतलब वो शेयर नहीं करते थे। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी थी उनकी और एक कॉमन थी, मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी हो या कॉमन कल्चर हो, वो एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं करते थे या वो किसी चीज़ के पार्टिसिपेट नहीं करते थे या पार्ट नहीं थे, वो पार्ट नहीं थे। एंड often they even spoke different languages and belong to different ethnic groups. वो different languages, वो जो बोलते थे, मतलब सबकी different languages थी और वो different ethnic group से belong करते थे या different culture से belong करते थे। डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे या डिफरेंट कल्चर से वो बिलोंग करते थे। एथनिक ग्रुप मीन्स डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, डिफरेंट कास्ट से। और अगर आप देखें द हैब्सबर्ग एम्पायर, the Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. The Habsburg Empire that ruled over, जो Habsburg Empire था, जो that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. That is कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे किसने रूल किया था? द हैब्सबर्ग एम्पायर ने रूल किया था ऑस्ट्रिया हंगरी पर। और कई हैब्सबर्ग एम्पायर जो है दैट रूल्ड ओवर, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया था। हैब्सबर्ग और was a patchwork of many different regions and people. और जो हैब्सबर्ग एम्पायर कैसे बना था? हैब्सबर्ग एम्पायर में डिफरेंट पीपल्स रहते थे, डिफरेंट रीजन के पीपल्स रहते थे, डिफरेंट रीजन मतलब रिलीजन नहीं, डिफरेंट रीजन्स को अलग अलग जो पैचेस ऑफ लैंड को जोड़कर आपका बना था। पैचेस ऑफ लैंड और लोगों को जोड़कर हैब्सबर्ग एम्पायर बना था। और हैब्सबर्ग एम्पायर ने किस पे रूल किया था? ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया था। एंड इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, द टाइरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेनलैंड। इसमें कौन कौन से रीजन्स इंक्लूडेड थे? दैट इज कई रीजन्स को और पीपल्स को जोड़कर हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर बना था। एंड इसमें क्या था? इसमें एल्प्स के तिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड
student land as a Bohemia, where the autocracy was predominantly German speaking. Predominantly German speaking. अगर आप देखें रादर इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सा था? इसमें एल्प्स के तिराल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड as well as Bohemia, you can say as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It includes, इसमें कौन कौन से थे? इसमें कौन कौन से लोग आए थे? इसमें एल्प्स के तिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाके के साथ साथ, उस टेरिटरी के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के बोहेमिया भी शामिल था। और जहाँ के जो कुलीन वर्ग में थे, शामिल थे, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। जहाँ पे क्या था कि जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी वॉज मतलब प्रीडोमिनेंटली वो लोग कौन सी भाषा बोलने वाले थे? जर्मन स्पीकिंग थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, ठीक है। इनमें जितने मतलब हमने जिसका एग्जाम्पल लिया, दैट इज टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड, अल्पाइन के कुछ रीजन्स हैं और बोहेमिया, इन सब में ये भाषाएं बोली जाती थी। एंड it also included the Italian speaking provinces. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. अगर आप देखें कि हैब्सबर्ग एम्पायर में लम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन स्पीकिंग प्रोविनेंस भी शामिल थे। इटालियन स्पीकिंग प्रोविनेंस भी क्या थे? इसमें इंक्लूडेड थे। एंड प्रोविनेंस भी इसमें इंक्लूडेड थे। इन हंगरी half of the population spoke Magyar, and while the other half spoke a variety of dialects. हंगरी में आधे से ज़्यादा लोग मयार हंगरी में जो हाफ पर्सन थे वो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, जबकि बाकी लोग मतलब उस स्टेट में जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसका भी इस्तेमाल करते थे। स्टेट में जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसका भी वो लोग क्या करते थे? यूज़ करते थे। एंड देखो हंगरी में क्या था? हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन मैग्यार बोलती थी और अदर हाफ क्या बोलती थी? वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलती थी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस बोलती थी। एंड नेक्स्ट इन
Galicia. In Galicia, the aristocracy spoke. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north. इसमें क्या कहा गया है? इन गालिशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे? पॉलिश भाषा बोलते थे। उनकी कौन सी लैंग्वेज थी? पॉलिश लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। एंड पॉलिश भाषा वो लोग बोलते थे। दैट इज इन गिलीशिया में, देखो गिलीशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। बिसाइड थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल, बोहेमियंस एंड Slovaks to the north, Slovenes in Carniola and Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. And देखो बिसाइड थ्री डोमिनेंट ग्रुप थे यहाँ पे कुछ डोमिनेंट ग्रुप थे। इन डोमिनेंट ग्रुप कौन कौन से थे? अगर आप बिसाइड थ्री डोमिनेंट ग्रुप दे आल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, ठीक। और इन डोमिनेंट ग्रुप्स मतलब प्रभावशाली ग्रुप्स के अलावा हैब्सबर्ग में एम्पायर की सीमा रेखाओं के बॉर्डर पर कई लोग खेती करते थे। खेती करने वाले लोग थे जो कि अधीन अवस्था में रहते थे। आप कह सकते हैं कि ये क्या थे? ये बिसाइड थ्री डोमिनेंट ग्रुप मतलब प्रभावशाली ग्रुप के अलावा कुछ और भी लोग थे। दे आर ऑल्सो लिव विद इन द, वो भी बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर के अंडर में रहते थे। अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल, बोहेमियन एंड Slovaks to the north, and Slovaks to the north, Slovenes कॉर्नियोला दक्षिण में क्रोएट तथा आप कह सकते हैं ईस्ट साइड पे क्या है? ईस्ट नहीं, या आप ईस्ट में क्या है हमारा? ईस्ट की तरफ क्या है? ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रामन लोग थे, रामन लोग। और देखो इन प्रभावशाली ग्रुप के अलावा, इन डोमिनेंट ग्रुप के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की जो बॉर्डर लाइन थी के भीतर कई संख्या में खेती करने वाले लोग उनके अधीन रहा करते थे, जैसे उत्तर प्रदेश में बोहेमियन और सोलोवाक, कार्निलोवा में सोलोवैंस एंड नॉर्थ में कौन लोग रहते थे? ठीक है, डोमिनेंट ग्रुप के अलावा वहाँ और भी पीपल उस बाउंड्रीज में रहते थे। और मास सब्जेक्ट पीसेंट पीपल कौन से? बोहेमियन एंड सोलोवाक थे एंड कार्निकोला मतलब सोलेवेंस इन कार्निकोला एंड क्रोट दक्षिण में क्रोएट एंड साउथ में क्रोएट थे, और ईस्ट में आपका जो रोमन था, ईस्ट में क्या रहते थे? रोमन लोग रहते थे। ईस्ट में रामन टू द ईस्ट इन कौन सी भाषा बोलते थे? दैट इज ट्रांसिल्वेनिया। Such differences did not easily promote a sense of political unity. ये इतना फर्क पॉलिटिकल यूनिटी को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। The only tie behind this diverse group
together was a common allegiance to the empire. और इस तरह के जो ग्रुप्स को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। सम्राट केवल वहाँ पे जो एम्परर है उसके लिए सबका क्या था, निष्ठा थी कि हाँ वो जब तक एम्पायर है तब तक किसी के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं हो सकता या कोई कुछ नहीं कर सकता। द ओनली टाई बाइंडिंग, उनके बीच में टाई बाइंडिंग था टूवर्ड ग्रुप्स टुगेदर था, और कॉमन एलिगेशन सब लोग किस पे लगा रहे थे, एम्परर पे। सम्राट पर इल्जाम लगा रहे थे। And how did nationalism and the idea of the nation state emerge? नेशनलिज्म और द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट कैसे उभरा, मतलब कैसे इमर्ज हुआ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द आर्टिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। आर्टिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासरूम या न्यू मिडिल वर्ग के लोग, न्यू क्लासरूम या न्यू मिडिल वर्ग के लोग। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Dominant class on the continent. और आप कह सकते सोशली एंड पॉलिटिकली रूप से जो लैंड का मालिक कौन होता था वो ऑटोक्रेसी होते थे। ऑटोक्रेसी कहाँ के, यूरोप के एंड सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, यूरोप के थे। और ये सबसे आप कह सकते हो कि ये बहुत ही डोमिनेंट क्लास था, प्रभुत्वशाली वर्ग था, यूरोपियन महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Dominant class on the continent. And सोशली एंड पॉलिटिकली रूप से जो लैंड का मालिक था, जो टेरिटरी या जो कॉन्टिनेंट, जो लैंड का मालिक था, ज़मीन का मालिक कौन था, कुलीन वर्ग यूरोपियन महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। मतलब वो कौन था, डोमिनेंट क्लास ऑन दी कॉन्टिनेंट, डोमिनेंट क्लास ऑन दी कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर आप ऐसे देखें तो सोशली और पॉलिटिकली, सोशली और पॉलिटिकली या हिंदी में आप कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो ज़मीन का, जो लैंडेड ऑटोक्रेसी, मतलब जो लैंड का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपियन महाद्वीप का सबसे, यूरोपियन आइलैंड का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा प्रभुत्वशाली वर्ग है, सबसे बड़ा डेवलपमेंटकारी या प्रभुत्वशाली वर्ग है। And the members of this class were united by common way of life that cut across regional division। और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो एक साथ, मतलब यूनिट, उनकी एक कॉमन लाइफ होती है। उनकी क्या होती है, वो कॉमन लाइफ में बंधे रहते हैं। और रीजन, वो कॉमन क्या है, कॉमन वे ऑफ लाइफ में बंधे रहते हैं। एंड कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न, और वो रीजनल डिवीज़न के आसपास, रीजनल डिवीज़न के आर पार भी सेटल रहते हैं, रीजनल डिवीज़न के आर पार भी वो लोग सेटल रहते हैं। एंड और इस मतलब
मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, मतलब कॉमन वे ऑफ लाइफ सबकी है तो इसीलिए वो लोग यूनाइटेड है। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, और इसी से क्या होता है जो रीजनल डिवीजन है क्या व्याप्त थी, और मतलब जो रीजनल मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि वो मतलब रीजन या क्षेत्र विभाजनों के आर पार व्यक्त थी। एंड दे ओन्ड each state in the countryside and also town houses and also town houses. उन्होंने क्या किया था, also town houses, उन्होंने they owned each state in the countryside and also town houses. उन्होंने वे कंट्री साइड की प्रॉपर्टीज़ को और जो टाउन्स में हवेलियों के मालिक थे, वे कंट्री इलाकों में these families were often connected by they own, उनकी कंट्री साइड में भी जो प्रॉपर्टीज थी और ऑल्सो टाउनशिप में वो आराम से रह रहे। एंड देयर फैमिली वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शाही हवेलियों के मालिक थे। वो द पावरफुल their families were often connected by ties of marriage. This powerful autocracy was, however, numerically a small group. However, numerically a small group. And numerically a small group में रहते थे। The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was formed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were collectively cultivated by serfs. यहाँ पे क्या था, जो सोशल और पॉलिटिकली लैंडेड या ऑटोक्रेसी, जो सोशल और पॉलिटिकल जो ऑटोक्रेसी थे वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। वो डोमिनेंट क्लास थे इस कॉन्टिनेंट के। डोमिनेंट क्लास बहुत फेमस और पावरफुल क्लास रहती थी इस के, और इस मेंबर्स के मतलब इस वर्ग के या ना इस क्लास के जो सदस्य एक साथ जीवन शैली से बंधे हुए थे, वह क्षेत्रीय जायदाद और शहरी सोशल एंड पॉलिटिकली ये लैंडेड ऑटोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास। वो एक डोमिनेंट क्लास थी अपने ऑन दी कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, यूरोप में, मतलब कुलीनबर्ग यूरोपियन महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली देश था। एंड द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वो यूनाइटेड में रहते थे कॉमन वे ऑफ लाइफ में और कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, और वो मतलब एक यूनाइटेड में रहते थे और जो बाउंड्री बनी हुई थी उसको भी उन्होंने मतलब कट अक्रॉस कर दिया था। तो कभी भी आ जा सकते थे वहाँ पर, कभी भी वो आ जा सकते थे एंड कभी भी आ जा सकते थे। दैट इज एंड मतलब इनका कल्चर उस साइड भी था, इस साइड भी था, रीजनल डिवीजन्स में। दे ओन ईच स्टेट इन द कंट्री साइड और ऑल्सो टाउन्स पर। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब कंट्री साइड में जायदाद ले ली थी और शहरी हवेलियों के वो मालिक बन गए थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। वो इस बात किससे करते थे, एक मतलब फ्रांस की लैंग्वेज से वो बात करते थे। राजनीतिक कार्य तथा फ्रेंच वर्गों के बीच में ये
वो फ्रेंच भाषा में बात करते थे, अपनी सोसाइटी से फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, पॉलिटिकल वर्क के लिए तथा जो उच्च सोसाइटी के लोग थे या अपर सोसाइटी के जो लोग थे उनसे वो लोग मतलब टाइम कनेक्टेड थे, मतलब फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और उनके परिवार अक्सर मैरिज बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। और उनके जो फैमिली थे दे ओन, मतलब उन्होंने कंट्री साइड भी लिया था और टाउन, मतलब कंट्री साइड भी ज़मीन ली और टाउन्स में भी उनके हाउस बने। वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी के लिए। देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। जो उनकी फैमिली थी वो ऑफर कनेक्टेड बाई टाइप्स ऑफ मैरिज। ये माना जाता था कि ये शक्तिशाली कोई वक्त तंत्र में उनके परिवार वो फ्रेंच बोलते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। मतलब वो फ्रेंच कब बोलते थे? जब उनका पॉलिटिकल में कुछ वर्क रहता था तो वो हाई सोसाइटी के लिए क्या कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें पॉलिटिकल वर्क रहता था या आप कह सकते पॉलिटिकल वर्क या हाई सोसाइटी के लोगों के साथ कुछ काम रहता था तो वो फ्रेंच की लैंग्वेज को यूज़ करते थे। उनकी फैमिली दे स्पोक फ्रेंच और देयर फैमिली वर बाय ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ। और उनकी जो फैमिली है वो कनेक्टेड रहती थी। उनकी फैमिली कनेक्टेड रहती थी। शादी में, मतलब मैरिजेस में वो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे एंड जुड़े हुए रहते थे। दिस पावरफुल ऑटोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। और अगर आप कहो कि जो पावरफुल है उसके जो मगर ये पावरफुल पुलिस वर्क करने के लिए आगे एक छोटा ग्रुप था। The powerful autocracy was, however, numerically a small group. ये जो powerful autocracy था ये बहुत ही न्यूमेरिकली अगर आप इसमें काउंट करोगे तो ये बहुत छोटा ग्रुप था। न्यूमेरिकली अगर आप इसको काउंट कर रहे हो तो क्या था? ये बहुत ही ज़्यादा छोटा ग्रुप था। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीसेंट्री। और वहाँ पे मेजॉरिटी कौन सी पॉपुलेशन की थी? पीसेंट्री की थी। किसानों की मेजॉरिटी वहाँ पे ज़्यादा थी और माइनॉरिटी में कौन आ रहे थे? पावरफुल एरिस्टोक्रेसी आ गई थी और एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी न्यूमेरिकली वो स्मॉल ग्रुप में थे और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वॉज मेड अप ऑफ दी पीसेंट्री। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पीसेंट थी। टू द वेस्ट the bullock of the land was framed। अगर हम वेस्ट की बात करें, जो बुल्लक था ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टीम। जो हमारा बुल्लक में हमारी जो ज़मीन थी आपने उसे क्या किया? तो एंड बुल्लक एक छोटा था that to the west the bullock of the land was farmed by trees and small owner, while in the east and central Europe the pattern of land holding was characterized by Central Europe the pattern of land holding was characterized by was each state which was cultivated by theatre. So, which was cultivated by so.
इसमें क्या था, वेस्ट में क्या हुआ था कि वेस्ट में ज़्यादातर जो ज़मीन है, ज़मीन पर किराएदार या छोटे टीनेंट्स खेती करते थे, ठीक है। जो टू द वेस्ट, वेस्ट की बात करें, वहाँ पे बुल्क ऑफ लैंड था और बहुत फार्म बाय, वहाँ पे फार्म कौन करता था, टीनेंट्स करते थे या स्मॉल टाउन या यहाँ के टीचर करते थे। वाइल इन ईस्टर्न, जब ईस्टर्न की बात आई तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात आई थी, तो वहाँ की जो पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग। देखो वेस्ट में क्या था, बुल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म बाय टीनेंट, मतलब वहाँ इतनी बड़ी लैंड थी कि उसे टीनेंट और स्मॉल ओनर खेती करते थे। और जबकि अगर हम ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, सेंट्रल जो पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग था, जो पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग था, उसमें ये बटे हुए थे, जिस पर कौन खेती करते थे, जिस पे लैंड होल्डिंग या वास्ट स्टेट कल्टिवेट करते थे। मतलब वेस्ट की बात करें, लेट्स रिवाइज, अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ बुल्क ऑफ लैंड था और उसमें टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स फार्म करते थे। और अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हमने उसको कैरेक्टरिस्ट कर दिया है। और इन कैरेक्टरिस्टिक मतलब वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सब, वास्ट स्टेट, आप कह सकते हैं कि ईस्ट स्टेट काफ़ी बड़ा, वास्ट, while in eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates, which were cultivated by serfs. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में भूमि विशाल जहागीरों में बटी थी, जिन पर खेती करना पॉसिबल नहीं था, ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप एक पैटर्न थी लैंड होल्डिंग का, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वास्ट स्टेट, विच अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जमा करते, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि ये काफ़ी मतलब वास्ट स्टेट में डिवाइडेड थी, और जिस पर भूदास खेती करते थे, और जिस पर कौन खेती करता था, सब खेती करते थे, and in western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was on production in western parts of the central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, which existence. The western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence. जो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप के पार्ट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूरोप के पार्ट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और
ट्रेड, ग्रोथ ऑफ टाउन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ठीक है, क्या हुआ था कि वेस्टर्न और पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप में वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड का ग्रोथ हुआ था। और इसकी मीनिंग क्या है, द ग्रोथ ऑफ टाउन, इसका मतलब कि ग्रोथ ऑफ टाउन भी हुआ था, शहरों का भी विकास हुआ था, एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस whose existence was based on production for the market। और क्या हुआ था, जो कॉमर्शियल क्लासेस हैं whose existence was based, इसकी मीनिंग क्या थी, जो ग्रोथ ऑफ टाउन, द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लास whose existence was made on production for the market। और इसमें क्या था, जो इनका तो विकास हो रहा था, वेस्टर्न और पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप का ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही थी और ट्रेड इंक्रीज हो रही थी, और मेन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। और यूरोप में क्या हो रहा था, वेस्टर्न और पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप ग्रोथ कर रही थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था और ट्रेड में भी ग्रोथ कर रही थी। और इसका मतलब क्या था, दैट ग्रोथ ऑफ टाउन्स में भी ग्रोथ होने लगा था, और इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस का इमर्जन हुआ, कॉमर्शियल क्लासेस की इमर्जन हुआ, whose existence was based on production for the market। और जो उसका एग्जिस्टेंस था वो बेस किससे था, प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट से उसका एग्जिस्टेंस था, क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन होगा तभी आप उसको बाज़ार में जाके सेल करोगे, या क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरह से प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, क्या था, वो पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, इंग्लैंड। in the second half of the 18th century। आप अगर देखेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो इंग्लैंड में बिगन हुई सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुई। But in France and parts of the German state, it occurred only during the 19th century। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुकी थी, हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन में, फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन में इट अकर, मतलब कब अकर हुई थी, पार्ट्स ऑफ फ्रांस और जर्मन में इन द during the 19th century, during the 19th century, and during the 19th century में होगा, और in its way new social groups came into being, a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals, और इसके कारण क्या हुआ था, ये एक वेग था, मतलब लोगों को जगाना, और न्यू सोशल ग्रुप्स आए थे इस टाइम पे, कुछ न्यू सोशल ग्रुप्स आए थे, और उनमें क्या था, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिडिल क्लास आए थे, बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स आए थे, बिजनेसमैन भी आए थे, और इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप these groups were smaller in number। इन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में क्या था,
ये जो ग्रुप्स थे वो स्मॉलर इन नंबर थे, मतलब लेट 19th सेंचुरी तक। और इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस that idea of national polity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. Aristocratic privileges gained properly. And that क्या हुआ कि यहाँ से इन इट्स वे, मतलब कुछ सोशल ग्रुप्स भी जगे, कुछ सोशल ग्रुप्स भी यहाँ पे आए। ये अवेक था, सोशल ग्रुप्स केम इनटू वर्क। सोशल ग्रुप्स कहाँ कहाँ पे आए थे, जो न्यू सोशल ग्रुप्स हैं वो कहाँ पर आए थे? दैट इज वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में आए थे, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें आए थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इन सब में आए। एंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप these groups were smaller in these groups were smaller in 19th लेट सेंचुरी में इनका जो ग्रुप था वो बहुत ही स्मॉलर था, लेकिन न्यू सोशल ग्रुप्स इसमें ऐड हुए थे, जैसे कि बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, स्मॉलर थे ये ग्रुप्स अपने नंबर में। टिल लेट 19th सेंचुरी तक इनका जो ग्रुप था, लेट 19th सेंचुरी तक इनका जो ग्रुप था वैसा का वैसा ही रहा। एंड इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, इसमें कौन से लोग थे? एजुकेटेड थे, लिबरल मिडिल क्लासेस थे, और दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी following the abolition of aristocratic privileges gained property. देखो यहाँ क्या होता, जो एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे उनके जो आइडियाज़ थे नेशनल यूनिटी को, उसको फॉलो किया गया और सब लोगों ने एबॉलिश कर दिया एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को मतलब गेन पॉपुलैरिटी को सब लोगों ने उसको मना कर दिया। एंड आप अगर इसको देखें तो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था और ट्रेड भी इंक्रीज बढ़ता जा रहा था। और मतलब इसका जब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपकी जो ग्रोथ है टाउन्स में वो भी बढ़ेगी और कुछ नई चीज़ें भी ऐड होगी। लाइक नई चीज़ों में क्या ऐड होगा? फॉर दी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड और इन द हाफ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में, और सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी तक। बट फ्रांस और पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली द, मतलब वहाँ पे सिर्फ 19th सेंचुरी में आया था। ये अवेक था, नई सोशल ग्रुप्स को ऐड किया जा रहा था। वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे। अगर इन सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वॉज स्मॉलर इन, मतलब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे वो स्मॉलर थे टिल लेट 19th सेंचुरी तक। और इट वॉज मतलब इसमें एजुकेटेड पीपल थे, लिबरल क्लास के लोग रहते थे। द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी सेफली द following the abolition of aristocratic privileges gained popularity.
सेंट्रल एंड ईस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न में ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ट्रेड वर्कर्स थे और जो सर्विस एरिया के लोग, ईस्टर्न और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप था, ग्रुप का जो शेप था, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इसमें बहुत कम थे। और जो एरिस्टोक्रेटिक जब यहाँ पे क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को बंद किया गया, तो यहाँ पे जो एजुकेशन था, एजुकेटेड पीपल और जो लिबरल मिडिल क्लासेस के पीपल थे, उससे हमारी नेशनल की यूनिटी बढ़ी, उससे हमारा क्या हुआ, नेशनल की यूनिटी बढ़ी। और इस प्रिविलेजेस से हमारी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें भी गेन हुआ, उसमें भी हमारा गेन हुआ। एंड दैट ब्लू में लिखा है दैट सम इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में राइट डाउन हुआ है, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। कौन कौन से हैं? 1797 में क्या हुआ था, नेपोलियन इन्वेड इटली, नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था, नेपोलियन वॉर्स लगी और फिर नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हो गई थी। 1842 टू 1820, 1820 में क्या होता, नेपोलियन इन्वेड इटली, नेपोलियनिक वॉर्स लगी और क्या होता, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हो गई। एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना ईस्ट सेटलमेंट, वियना ईस्ट सेटलमेंट, और फिर नेपोलियन का पतन हुआ, दैट इज 1821 में। और एंड वियना शांति संधि, वियना जो पीस की सेटलमेंट है, उसमें क्या लिखा है कि जो पीस के सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, फॉल ऑफ नेपोलियन का फॉल हो गया और जो वियना पीस सेटलमेंट थी और शांति संधि थी या पीस सेटलमेंट थी, दैट ग्रीक 1848 में क्या हुआ था, 1848 में जो रिवॉल्यूशन इन यूरोप हुआ था, रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लासेस डिमांड कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और इटालियन ग्रामर, इटालियन, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक एंड मतलब राज्य, आदि राज्यों की मांग करते थे। और ये जो राष्ट्र थे वो नेशन स्टेट की मांग करते थे। ये जो राष्ट्र थे, ये जो नेशन स्टेट की वो लोग मांग करते थे, डिमांडेड नेशन स्टेट। और 1859 टू 1870 में ऐसा हुआ था कि जो रिवॉल्यूशन यूरोप में हुआ था, आर्टिशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीस एंड रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप है, तो मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। Italian, German, Magma, Cold Catcher demand national state. Then 1866 से 1871 यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया। फिर 1866 से 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हो गया, जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। और 1905 में क्या हुआ था, 1905 में स्लेव इन नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन द हर्सबर्ग द ओटोमन एम्पायर। और इसमें क्या होता है, हैसबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है, या आप कह सकते हो जो ओटोमन साम्राज्य में हर्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में
स्लेव नेशनलिज्म गैदर, मतलब कि नेशनलिज्म हमेशा से मजबूत होगा। स्लेव नेशनलिज्म गैदर जो हो रहा था, फोर्स में जो लेबर को वर्क कराए जा रहे थे, हाँ वो कहाँ था, हार्वेस्ट वर्क और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। डैट इज 1797 में नेपोलियन ने इन्वेड किया था इटली पर, नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हो गया था। 1840 से 1850 में नेपोलियन फॉल हो गया। द विने पीस सेटलमेंट जो प्रेजेंट करते थे उसने क्या किया, वो फॉल हो गया और उसने पीस सेटलमेंट को मान लिया। उसने क्या किया, दैट इज पीस सेटलमेंट को माना। और 1821 में ग्रीक ने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस बनने के लिए। 1848 में रिवॉल्यूशन का यूरोप मतलब राष्ट्रवाद स्टार्ट हो गया और जो आर्टिशन थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द पीसेंट्स रिवॉल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया, इकोनॉमिक जो हार्डशिप आई थी, उससे क्या हुआ, आर्टिशन, इंडस्ट्रियल मजदूरों को और किसानों की बगावत, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली के थे उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। फिर वोटिंग हुई, इंडियन, जर्मन और नेगवार कोर्ट्स में क्या हुआ था, वोटिंग की जा रही है, वोटिंग की जा रही है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हर जगह आपने देखा है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पीसेंट में रहती है, मतलब किसानी होते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो खेती करते हैं दैट इज वो किसानी होते हैं, पहले भी वही थे और दिस टाइम। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एजुकेशन से ही आप एबॉलिशन कर सकते हो एरिस्टोक्रेटिक, ठीक है। एजुकेशन होगा तो आप प्रिविलेजेस गेन कर सकते हो एंड गेन पावर। और उसके बाद से अगर आप वहाँ का सिस्टम अच्छा करते हो तो ज़्यादा एजुकेटेड पीपल अगर वहाँ होते हैं तो लिबरल मिडिल क्लास पीपल होते हैं। दैट आइडिया मतलब जो आइडिया देता है नेशनल यूनिटी की, तो इसीलिए एबॉलिश कर दिया गया था एरिस्टोक्रेटिक को एबॉलिश कर दिया गया था, एबॉलिश। And our next topic, that is what did liberal nationalism stand for? What did liberal nationalism stand for? That ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Ideology of liberalism. क्या हुआ था, ये जो what did liberal nationalism stand for, आपने 9th क्लास में भी लिबरल के बारे में पढ़ा था। और लिबरल मीन्स इन हिंदी उदारवादी, राष्ट्रवाद क्या, इन उदारवादी मतलब व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, जो लिबरल नेशनलिज्म है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, दैट इज आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी। जो आइडियाज है जैसे नेशनल यूनिटी, आइडिया नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज है वो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में 19th सेंचुरी में यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यूरोप में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग टाइम में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में नेशनल यूनिटी से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे।